जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। प्राचीन विदेह राज्य जिसे आज मिथिलांचल कहा जाता है, कैसे दो देशों भारत और नेपाल में बंट गया। भारत के लोग यही जानते हैं कि पंजाब, बंगाल आदि ही दो हिस्सों में बटा था जब देश का विभाजन हुआ था, दो देशों में। लेकिन मिथिलांचल की बात तो कोई करता ही नहीं है। मां सीता की जन्मभूमि जनकपुर, जो कि प्राचीन काल में विदेह देश कहा जाता था, वह भी दो देशों में भारत और नेपाल में बटा है और इसको लोग जानते नहीं हैं। बस इसी प्राचीन विदेह देश की मैं बात करूंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं। और मेरे STV यानी सत्यमेव जयते चैनल को भी देखिएगा, ये आपसे विनम्र अनुरोध है। प्राचीन मिथिला देश को विदेह के नाम से जाना जाता था और ये जो प्रमुख नाम विदेह देश के हैं उनमें विदेह, मिथिला, तिरहुत, तीरभुक्ति, मिथिलांचल, जनकपुर और कुछ संदर्भों में अंगद्वीप और मकवानपुर भी शामिल हैं। आज भारत में मिथिला क्षेत्र मिथिलांचल या तिरहुत के नाम से जाना जाता है, जो कि बिहार और झारखंड राज्यों का हिस्सा है, जबकि नेपाल में मधेश या जनकपुर क्षेत्र के नाम से यह क्षेत्र जाना जाता है। यह संपूर्ण मिथिलांचल, जो कि नेपाल और भारत में है, विदेह या तीरभुक्ति या तिरहुत के नाम से, जैसे मैंने पहले भी कहा, जाना जाता था और प्राचीन काल में एक समृद्ध राज्य था। इसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण, रामायण, महाभारत और पुराणों में भी मिलता है। यह क्षेत्र अपनी बौद्धिक परंपरा, मैथिली भाषा और माता सीता की जन्मभूमि के रूप में प्रसिद्ध है। मिथिला का भौगोलिक क्षेत्र गंगा नदी के दक्षिण में, हिमालय के उत्तरी तलहटी तक और कोसी और गंडकी नदियों के बीच और महानंदा नदी के पश्चिम तक फैला हुआ था। आज के इस क्षेत्र के भौगोलिक स्थिति की जानकारी देने के बाद ही मैं इसके इतिहास पर बात करूंगा। यदि हम आज देखें तो प्राचीन विदेह देश का एक बड़ा हिस्सा भारत के बिहार और झारखंड राज्यों में है। बिहार के क्षेत्र में पड़ते हैं तिरहुत, दरभंगा, मुंगेर, कोसी, पूर्णिया और भागलपुर। इनमें जिले हैं जैसे दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, समस्तीपुर, बेगूसराय आदि। जबकि यदि हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में संथाल परगना प्रमंडल में भी मिथिलांचल का कुछ हिस्सा माना जाता है। यदि हम नेपाल की बात करें तो नेपाल में मिथिला का हिस्सा मुख्य रूप से तराई क्षेत्र में शामिल है, जो नेपाल के मधेश प्रदेश, कोसी प्रदेश और बागमती प्रदेश के कुछ हिस्सों में फैला है। और सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है नेपाल में जनकपुर, जो प्राचीन मिथिला की राजधानी थी और माता सीता की जन्मभूमि मानी जाती है। और जनकपुर आज के नेपाल के मध्य प्रदेश में स्थित है। अन्य जो प्रमुख क्षेत्र है जहां पर मिथिलांचल है, उसमें नेपाल के तराई जिले के जैसे धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिरहा, सप्तरी आदि ये शामिल हैं। इस प्राचीन विदेह देश की हम बात करें तो मिथिला का प्राचीन नाम विदेह था, जैसे मैंने पहले भी कहा, और राजा जनक यहाँ के राजा थे, जिन्हें शीरध्वज जनक भी कहा जाता है और मिथिला के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वे माता सीता के पिता थे और एक विद्वान राजा थे, जिन्होंने वैदिक दर्शन और अध्यात्म को प्रोत्साहन दिया था। राजा जनक खुद भी महान विद्वान थे और उनके दरबार में याज्ञवल्क्य जैसे विद्वान थे, जिन्होंने बृहदारण्य और शतपथ ब्राह्मण की रचना में योगदान दिया था। मिथिला वैदिक दर्शन, न्यायशास्त्र और तर्कशास्त्र का केंद्र रहा है। राजा जनक के बाद जो इतिहास हमें मिलता है, उसमें इस क्षेत्र में विभिन्न राजवंशों ने राज किया, जैसे कि वैशाली के लिच्छिव तथा अन्य शासक भी यहाँ राज करते रहे। मिथिला क्षेत्र में बौद्ध और जैन दर्शन के प्रमाण भी मिलते हैं। 11वीं सदी में मिथिला में कर्नाटक वंश का उदय हुआ, जिसने स्थानीय शासन को मजबूत किया। इस वंश के शासक जैसे नान्यदेव मिथिला को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में संगठित करने में सफल रहे। इस काल में मिथिला की सांस्कृतिक पहचान और मैथिली भाषा का विकास हुआ।
मिथिला चित्रकला और धार्मिक परंपराएं भी फली फूली थी। बाद में भारत में इस्लामी आक्रांताओं के आ जाने के बाद 13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत और बाद में मुगल शासन के कारण मिथिला का दक्षिणी हिस्सा, जो कि आज बिहार में है, उनके प्रभाव में आया था। हालांकि मिथिला के स्थानीय शासकों और जमींदारों ने अपनी सांस्कृतिक स्वायत्तता बनाए रखी थी। इस दौरान मिथिला के विद्वानों ने संस्कृत और मैथिली में महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे, जैसे विद्यापति की कविताएं, जो भक्ति और प्रेम काव्य के लिए प्रसिद्ध हैं। 14वीं सदी में उयनवार वंश ने मिथिला पर शासन किया। इस वंश ने भी मिथिला की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को संरक्षित किया। 16वीं सदी में महाराजा महेश ठाकुर को मुगल सम्राट अकबर ने तिरहुत यानी मिथिला की जमींदारी प्रदान की, जिससे दरभंगा राज की स्थापना हुई। यह वंश मिथिला के दक्षिणी हिस्से यानी जो आज का बिहार है, वहाँ के प्रमुख शासक बन गए थे। जबकि मिथिला का उत्तरी हिस्सा, जो कि आज नेपाल का तराई क्षेत्र है, सेन वंश के अधीन था, जिसकी राजधानी मकवानपुर थी। और यह वंश जनकपुर को धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित करता रहा। 18वीं सदी में गोरखा नरेश पृथ्वीनारायण शाह के नेतृत्व में गोरखा साम्राज्य ने मकवानपुर पर आक्रमण किया था। लेकिन इस बारे में बताने से पहले थोड़ा पीछे के कालखंड में चले जाते हैं, जब भारत की भूमि पर महान आचार्य, महान गुरु, महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य का इस भूमि पर अवतरण हुआ था। तब मिथिला क्षेत्र में मंडन मिश्र जैसे महान विद्वान थे, और जिन्हें बाद में आदि शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ में पराजित किया था। इसके बाद वे सन्यासी बन गए थे और उनका नाम सुरेश्वराचार्य रखा गया था। यानी मंडन मिश्र आदि शंकराचार्य के प्रमुख जो 4 शिष्य थे उनमें शामिल थे। बात 8वीं सदी की है। पूर्व मीमांसा और अद्वैत वेदांत दर्शन के एक प्रमुख आचार्य थे मंडन मिश्र। वे कुमारिल भट्ट के समकालीन और संभवतः उनके शिष्य थे, और आदि शंकराचार्य के साथ उनका प्रसिद्ध शास्त्रार्थ मंडलेश्वर मध्य प्रदेश में हुआ था। उनका जन्म मिथिला के मिश्री गांव, जो कि वर्तमान बिहार के सहरसा गांव में है, वहां पर हुआ था। और प्राचीन काल में विदेह के नाम से यह क्षेत्र भी जाना जाता था। मैथिल ब्राह्मणों का यह प्रमुख केंद्र था, और यह कह सकते हैं कि मंडन मिश्र भी मैथिल ब्राह्मण थे। और इस कथा में हम भारती जी को कैसे भूल सकते हैं। वे मंडन मिश्र की पत्नी थी। जब मंडन मिश्र और आदि शंकराचार्य की शास्त्रार्थ शुरू होने वाला था, तो तय हुआ कि हार जीत का फैसला कोई निष्पक्ष व्यक्ति करेगा। शंकराचार्य जी ने भारती को इस शास्त्रार्थ की निर्णायक नियुक्ति के लिए तय किया, क्योंकि वे उनकी विद्वता से प्रभावित थे। परंपरा के अनुसार यह शास्त्रार्थ 21 या 42 दिनों तक चला। भारती जी ने दोनों विद्वानों के तर्कों को सुना और निष्पक्ष रूप से निर्णय लिया। एक कथा के अनुसार भारती जी ने दोनों विद्वानों के गले में फूलों की माला डाली और कहा कि जो माला पहले मुरझाएगी वह व्यक्ति हार जाएगा। शास्त्रार्थ के अंत में मंडन मिश्र की माला उनके क्रोध के कारण मुरझा गई थी, जबकि शंकराचार्य जी की माला ताजा रही थी। इस आधार पर भारती जी ने आदि शंकराचार्य जी को विजयी घोषित किया था। यानी इन्होंने कह दिया था कि शास्त्रार्थ के समय मंडन मिश्र की जो माला मुरझा गई थी वह उनके क्रोध के कारण मुरझाई थी। लेकिन इसके बाद उन्होंने खुद भी आदि शंकराचार्य को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी। उन्होंने कहा कि वे मंडन मिश्र की अर्धांगिनी हैं और हिंदू परंपरा में पति पत्नी को एक इकाई माना गया है, और इसलिए उन्हें आदि शंकराचार्य जी को भी शास्त्रार्थ की चुनौती दी, और फिर आदि शंकराचार्य को उनसे शास्त्रार्थ करना पड़ा था। यह एक लंबी कथा है, फिर कभी किसी और वीडियो में मैं लाऊंगा। लेकिन ये मैं कहना चाहता हूं कि मिथिलांचल में ऐसे महान लोग भी हुए हैं। शायद ही कोई क्षेत्र होगा जिस क्षेत्र में मिथिला के लोगों की दमदार भूमिका न रही हो। बहुत कम लोग जानते होंगे कि प्रसिद्ध फिल्म गायक उदित नारायण भी मिथिलावासी हैं, लेकिन वे नेपाल के क्षेत्र वाले मिथिला के वासी हैं। मैथिली भाषा की यदि हम बात करें तो वह भारत में भी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, जबकि नेपाल में भी वह राष्ट्रीय भाषा के तौर पर उसे मान्यता मिली है। मिथिला क्षेत्र की चित्रकला भी प्रसिद्ध है। मधुबनी पेंटिंग,
भी मिथिला की पारंपरिक कला है जो विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। यह धार्मिक और सामाजिक विषयों को दिखाती है। अब बात करते हैं कि आखिरकार यह क्षेत्र दो देशों में कैसे बट गया। वास्तव में यह क्षेत्र नेपाल और भारत के बीच सुगोली संधि के कारण बटा था, जो कि 1815-16 में हुई थी। नेपाल वाले मिथिला क्षेत्र में हिंदू जो राजा थे अंतिम, वे थे महाराजा शिव सिंह या शिव सिंह। वे मकवानपुर के सेन वंश के अंतिम शासक थे, जो मिथिला क्षेत्र के उत्तरी क्षेत्र यानी आज के नेपाली के तराई क्षेत्र में पड़ता है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि मिथिला क्षेत्र में ऐतिहासिक रूप से कई हिंदू राजवंशों ने शासन किया, जिसमें कर्नाटक वंश, ओइनवार वंश और बाद में सेन वंश प्रमुख थे। सेन वंश का प्रभाव मुख्य रूप से नेपाल के तराई क्षेत्र में और मिथिला के उत्तरी क्षेत्र में था। मकवानपुर के सेन राजवंश ने 16वीं से 18वीं सदी तक मिथिला के कुछ हिस्सों पर शासन किया और यह वंश जनकपुर यानी प्राचीन मिथिला की राजधानी और आसपास के क्षेत्रों के शासक थे। शिव सिंह मकवानपुर के अंतिम शासक थे। नेपाल में गोरखा राजवंश के उदय के समय पृथ्वीनारायण शाह के नेतृत्व में मकवानपुर और मिथिला के उत्तरी हिस्सों पर गोरखों ने अपना शासन स्थापित कर दिया था। इस तरह 1762 में मकवानपुर को गोरखा साम्राज्य का हिस्सा बनना पड़ा था। जबकि भारत में जो आज का मिथिलांचल क्षेत्र है, उस पर मुगल काल के बाद अंग्रेजों का शासन हो गया था। लेकिन स्थानीय स्तर पर जमींदार या छोटे राजा भी बने हुए थे। 1814-15 में गोरखा अंग्रेज युद्ध हुआ था और इसमें नेपाल की हार हुई थी। इसके बाद नेपाल की सीमाएं तय कर दी गई थी। सुगौली संधि जो कि अंग्रेजों और नेपाल के बीच हुई थी और जो थी 1816 में। इसके बाद मिथिला का दक्षिणी हिस्सा यानी आज का वर्तमान बिहार के दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी आदि जिले ब्रिटिश भारत का हिस्सा बन गए और उत्तरी हिस्सा जनकपुर सहित नेपाल का हिस्सा बन गए। और इस तरह यह क्षेत्र दो देशों के बीच पूरी तरह से बंट गया। जबकि मुगलों या अंग्रेजों के आने से पहले उस क्षेत्र में छोटे छोटे जो राज्य थे वह बनते बिगड़ते रहते थे, उनके राज्य, उनकी सीमाएं, लेकिन मिथिलांचल का एक क्षेत्र बना रहा। लेकिन 1816 की अंग्रेज नेपाल की सुगौली संधि के बाद यह पूरा क्षेत्र दो देशों में बट गया। तो यह थी प्राचीन विदेह देश के दो देशों में बट जाने की गाथा। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। और एक और बात, जिससे पहले मैंने जो मैथिल ब्राह्मणों पर एक वीडियो बनाई थी, उस पर मैथिल ब्राह्मणों का बहुत अच्छा प्यार मिला। इसके लिए आप सभी को आभार। जल्दी आऊँगा नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।